दोस्तों, मेरा नाम विक्रांत श्रीवास्तव है और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विक्रांत क्लासेस के अंदर। दोस्तों, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरे लेक्चर्स को। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। आज जो चैप्टर आपके लेके आया हूं मैं, उसका नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 है क्लास 10 का, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मेरे ख्याल से इसमें से एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पक्का बनेगा। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट हैं जिसमें 5 नंबर के क्वेश्चन आने की संभावना है। तो देखते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एक ट्रिकी अप्रोच के थ्रू कि ये हम लोग फटाफट किस तरह इसको समझ लें। देखिए दोस्तों, हम लोग जो इंडियन इकोनॉमी है उनके सेक्टर्स को कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ 2 चीज़ें ली हुई हैं आपके लिए। एक है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप भी होता है और कुछ चीज़ें और भी बची हैं इस चैप्टर में जो इसमें हम कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं अभी ये पार्ट 1 है और बहुत जल्दी पार्ट 2 भी इसका लेके आऊँगा, जिसमें कि जो रिमेनिंग पार्ट है उसे कवर करने की कोशिश करूँगा। चलिए इसको शुरुआत करते हैं। तो पहला पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर हम लोग अपने जो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है प्राइमरी सेक्टर, एक सेकेंडरी सेक्टर और एक टर्शरी सेक्टर। अब ये तीनों सेक्टर्स आपको समझ में आने चाहिए कि क्या होते हैं, क्योंकि कारण क्या है कि एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह का आता है कि वो आपको कई चीज़ दे रही है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कॉटन इंडस्ट्री दे दी, शुगर दे दिया, फिशिंग दे दिया। अब कहेंगे छाटिए इसमें से बैंकिंग दे दिया, कहेंगे छाटिए इसमें से कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है और कौन सा टर्शरी सेक्टर का पार्ट है। तो आपको अगर ये पता ही नहीं होगा कि इसका मतलब क्या है एक्चुअल में, तो छाटना बहुत ही मुश्किल काम आपके लिए हो सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन बन सकता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये अपने आप में एक 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए फटाफट इन 2 चीज़ों को हम अच्छे से समझेंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन 1 नंबर का है या 5 नंबर का है या 3 नंबर का है, इसको हम लोग क्रैक कर पाएंगे इजिली। तो देखिए, पहला सेक्टर आपका है प्राइमरी सेक्टर। देखिए, इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम लोग कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें हम लोग नेचर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए खेती कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, तो हम लोग नेचर से ही डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं, नेचर का दिया हुआ सामान यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए वो आपका प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा। इसी तरीके से फिशिंग कर रहे हैं, आप मछली पालन करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, तो ये पार्ट भी आपका प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही आएगा। तो ट्रिक इसका ये है कि जब भी कोई ऐसा एक्टिविटी आप करें, कोई पूछे आपसे एग्जाम में कि कोई एक्टिविटी दी गई है, आपको छाटना है कि ये एक्टिविटी किस सेक्टर में आती है, तो आप देखिए कि क्या ये एक्टिविटी से हमको जो चीज़ मिल रही है वो नेचर ने दी है हमको और उसको वैसे ही यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपकी प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा। मान लीजिए आपको दिया गया कि एक फार्मर है जो पोटैटो ग्रो करता है। अब बताइए कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, तो पोटैटो नेचर देता है आपको, तो जो आपका ये ग्रोइंग पोटैटो इज़ ए प्राइमरी एक्टिविटी। तो इसलिए इसमें लिखा भी हुआ है कि अंडरटेकन बाय यूजिंग नेचुरल रिसोर्स, यानी जो नेचर का दिया हुआ सामान है जब उसका डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो वो आपकी सेक्टर कौन सा है, प्राइमरी सेक्टर का पार्ट बनता है। तो आमतौर पे इसके एग्जाम्पल में फार्मिंग आ सकता है, फिशिंग आ सकता है, इसको हम लोग सब प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। देखिए, इसका एक नाम और भी है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी भी कहते हैं इसको। कारण किसका ये है कि आमतौर पे फार्मिंग के थ्रू और खेतों के थ्रू जो हम ग्रो करते हैं, अल्टीमेटली वी आर डूइंग द प्राइमरी एक्टिविटी। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्राइमरी एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इसलिए यही ट्रिक है इसको समझने की। जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी मिले जिसमें कोई आपसे पूछा जाए कि बताइए किस सेक्टर में आती है, तो आप देखिए कि जो इसका आउटपुट मिल रहा है हमको, वो आउटपुट वही मिल रहा है जो नेचर ने दिया है। अगर वही है तो वो आपका प्राइमरी सेक्टर का पार्ट माना जाएगा। इसके नंबर 2 पे आपका आता है सेकेंडरी सेक्टर। अब देखिए, मान लीजिए आपने पोटैटो ग्रो किया, आपने आलू ग्रो किए, तो आलू ग्रो करना, पोटैटो ग्रो करना एक प्राइमरी एक्टिविटी है। अब इसको किसी कंपनी में बेच दिया आपने आलूओं को, उन्होंने इसको चिप्स में कन्वर्ट कर दिया। जैसे अंकल चिप्स आता है, लेज आता है, कई तरह के चिप्स आते हैं, तो उन्होंने चिप्स में कन्वर्ट कर दिया। तो जब कोई ऐसी एक्टिविटी जो प्राइमरी एक्टिविटी से हमको सामान मिला है, उसको हम फर्दर भेजते हैं फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रीज़ में, और उसका शेप, उसका साइज, उसका नेचर और उसका टेस्ट सब कुछ चेंज कर देते हैं, यानी मैन मेड चीज़ बन जाती है। उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। तो आमतौर पर कोई भी चीज़ जो इंडस्ट्रीज से निकलती है, किसी फैक्ट्री से निकलती हैं, वो आपका सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट मानी जाती हैं। तो इसमें आपका एग्जाम्पल जैसे कॉटन टेक्सटाइल है, तो कॉटन मिलता है आपको खेतों से, रॉ मटेरियल,
उससे बनते हैं कॉटन के कपड़े। तो कॉटन जो आप ग्रो कर रहे हैं वो प्राइमरी एक्टिविटी है, लेकिन कॉटन टेक्सटाइल में जो कॉटन का कपड़ा बन के निकल रहा है फैक्ट्री के माध्यम से, वो आपका सेकेंडरी एक्टिविटी है। सेम बात शुगर के लिए है कि शुगर केन ग्रो करते हैं हम लोग खेतों में, तो ग्रोइंग शुगर केन इज ए प्राइमरी एक्टिविटी, लेकिन शुगर केन को हम शुगर में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या है आपका, ये है आपका शुगर जो है ये आपका सेकेंडरी एक्टिविटी का पार्ट बन जाएगा। तो ट्रिक यही है समझने की कि नेचर ने कोई सामान दिया, आप उसको वैसे का वैसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्राइमरी एक्टिविटी है। नेचर ने कोई सामान दिया, उसको आप फर्दर और चेंज कर रहे हैं, उसको फैक्ट्री में भेज दिया आपने, कुछ चेंज करवा दिया, तो वो आपका सेकेंडरी एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा। तीसरा है टर्शरी एक्टिविटी। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जो प्राइमरी एक्टिविटी है और जो आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी है वो तो कुछ ना कुछ चीज़ें बनाती है, ग्रो करती है, पर टर्शरी कुछ बनाती नहीं है, कुछ ग्रो नहीं करती है। ये जो तीसरा जो सेक्टर दे रखा है टर्शरी सेक्टर, इसको हम लोग कहते हैं सर्विस इंडस्ट्री। इसका काम ये होता है कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का हेल्प करती है ग्रो करने के लिए। अगर ये ना हो तो इनके लिए ग्रो करना बहुत मुश्किल होगा। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए एक प्राइमरी एक्टिविटी को करने के लिए या सेकेंडरी एक्टिविटी को करने के लिए आपको बैंक से लोन चाहिए, बैंक होने चाहिए, तो बैंकिंग किस कैटेगरी में आएगी, वो टर्शरी सेक्टर में आएगी, क्योंकि वो इनको भी लोन दे रही है और इनको भी लोन दे रही है, तो इन दोनों की हेल्प कर रही है। तो इस तरीके से कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो इन दोनों की हेल्प करती है उसको हम लोग टर्शरी सेक्टर के अंदर लेके आते हैं। जैसे मान लीजिए पावर सप्लाई है, अब पावर सप्लाई है तो पावर सप्लाई आपको यहाँ भी इंडस्ट्रीज में भी चाहिए। अगर बिजली यहाँ नहीं होगी तो फैक्ट्री की मशीन चल नहीं पाएंगी, बिजली यहाँ नहीं होगी तो ट्यूबवेल चलना मुश्किल है। तो पावर जो है इनकी हेल्प भी कर रहा है और इनकी हेल्प भी कर रहा है, तो पावर सप्लाई भी आपका टर्शरी सेक्टर का पार्ट माना जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो सेकेंडरी और प्राइमरी की हेल्प कर रही है ग्रो करने के लिए, उसको जो कुछ प्रोड्यूस नहीं करती है, इन दोनों की हेल्प करती है ग्रो करने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं आपका ये टर्शरी सेक्टर। तो अब मेरे ख्याल से एग्जाम में जब भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है जहाँ पूछेंगे आपसे कि आपको ये 10 डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ दे दी गई हैं और आपको छांटना है इसमें से कि बताइए प्राइमरी कौन सी है, सेकेंडरी कौन सी है और टर्शरी कौन सी है। तो ये आधा नंबर का पूछ लेते हैं कि 10 दिए हुए हैं तो आधा नंबर का 1 है। सब ठीक कर दिए यू विल गेट 5 मार्क्स, आपने 5 ठीक किए यू विल गेट 2.5 मार्क्स। तो इस तरीके से हम लोग, अगर हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर होता क्या है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उसको हम लोग इजीली क्रैक कर पाएंगे और इजीली 5 नंबर हम लोग को इजीली मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। दे विल आस्क स्टेट क्वेश्चन दैट व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर, गिव 2 एग्जाम्पल्स, व्हाट इज टर्शरी सेक्टर, गिव 2 एग्जाम्पल्स। या पूछ लेंगे कि डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, कि प्राइमरी और सेकेंडरी को डिफरेंशिएट करो, सेकेंडरी और टर्शरी को डिफरेंशिएट करो। तो ये आपको अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप इसको कर नहीं पाएंगे। चलिए अब आपका आज का सेकेंड पार्ट जो ले लेते हैं फटाफट हम लोग, ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जॉब के आधार पर हम लोग, जॉब में जो कंडीशंस होती हैं कि किस तरह की नौकरियां हैं, उसमें क्या कंडीशंस हैं, उसके आधार पे हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और एक है अनऑर्गेनाइज्ड। अब जैसे नाम में ही लिख रहा है ऑर्गेनाइज्ड, सब कुछ ऑर्गेनाइज है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और यहाँ पे अनऑर्गेनाइज, सब मैनेजमेंट ठीक नहीं है। एग्जाम्पल के लिए जैसे जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं या गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर्ड जो जॉब्स होती हैं वो आपकी ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट मानी जाती हैं। जबकि इसके अलावा कुछ शॉपकीपर्स होते हैं जो दुकान खोल के बैठते हैं, कुछ वो सेल्समैन रख लेते हैं अपनी दुकानों में, तो कोई रूल्स तो फॉलो करते नहीं है वो लोग, तो वो लोग आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट माने जाते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपका स्ट्रेट पूछेंगे कि डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो बताना पड़ेगा, ये मैंने बिल्कुल स्ट्रेट टू द पॉइंट डिफरेंस लिखे हुए हैं। तो पहला पॉइंट लिखा है मैंने कि बिकॉज ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑर्गेनाइज है तो यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है, यानी जॉब जो आदमी कर रहा है उस जॉब सिक्योर है। वो उसकी तबीयत खराब हो गई, वो जॉब पे नहीं आ पा रहा है, छुट्टी मिल जाएगी, तो उसकी जॉब सिक्योर है, टर्म्स अच्छे हैं जॉब के, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं है। किस दिन आपका मालिक आपको बोल दे कि कल से आपको नौकरी पर नहीं आना है तो जॉब सिक्योर नहीं है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ रूल्स फॉलो होते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट के हैं वो फॉलो होते हैं। तो यहाँ पे आपको वो नहीं कह सकता कल से आपको नहीं आना है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जिस दिन आपका मालिक चाहेगा आपसे बोल देगा कि आप कल से मत आइए। तो यहाँ जॉब सिक्योरिटी है लेकिन यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं है।
सेकंड पॉइंट, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज इजी, यानी नौकरी के टर्म्स हैं अच्छे हैं, मतलब एम्प्लॉयमेंट जो है वो एम्प्लॉय के जो जॉब कर रहा है उसके फेवर में है। यानी ऐसा नहीं है कि आपको उसको ओवर टाइम करवा रहे हैं ज़बरदस्ती और उसको देर तक रोकते हैं और 8 घंटे के बजाय आप उससे 12 आवर्स तक रोकते हैं, तो ऐसा नहीं है। टर्म्स बहुत क्लियर हैं, जो नियम हैं वो सबके लिए लागू होंगे और सबको फॉलो करना पड़ता है। जबकि यहाँ पे कोई रूल्स हैं नहीं। जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बहुत टफ है। कई बार ऐसा होता है कि एक आदमी सुबह से जॉब शुरू करता है 8 बजे से और रात के 8 तक जॉब कर रहा है 12 घंटे, कहीं 14 आवर्स। तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन बहुत टफ हैं, जबकि यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन इतनी टफ नहीं है, इजी टर्म्स हैं, यानी आदमी इजीली जॉब कर सकता है। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है इसमें कई तरह की लीव्स होती हैं, पेड लीव्स। आप जॉब पे नहीं आ पाए तो आपको कैजुअल लीव मिल जाएगी, आपको मेडिकल लीव मिल जाएगी। तो वो पेड लीव इसलिए कहते हैं कि उस दिन आप नहीं आए तब भी उस दिन का पैसा मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आप जिस दिन नहीं जाएंगे उस दिन का पैसा नहीं मिलेगा। आपको कैजुअल लीव मिली है, आपको मेडिकल लीव मिली है, तो आप उस दिन नहीं जाएंगे तो यू विल गेट मनी फॉर दैट, आपको उस दिन का पैसा मिलेगा, तनख्वाह। जबकि यहाँ पे क्या है कि अगर आप जिस दिन नहीं जाएंगे उस दिन का पैसा नहीं मिले, या तो छुट्टी मिलती नहीं है, और छुट्टी अगर मान लो तबीयत खराब हो गई और आप जॉब पे नहीं जा पा रहे हैं तो उस दिन का पैसा काट लेंगे और बोलेंगे भाई आपको हम लोग पेड लीव नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे तो अच्छा नहीं है, पर यहाँ पे अच्छा है। इसके अलावा ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंदर मेडिकल बेनिफिट बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं उनको कई सुविधाएं मिलती हैं, मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है। अगर तबीयत खराब होती है तो उनकी कंपनी उनकी हेल्प करती है कि जॉब करने में कंपनी हेल्प करती है, या इसके अलावा दवाओं का देती है पैसा। जबकि यहाँ पे क्या है, कोई मेडिकल बेनिफिट है नहीं। यानी कोई भी आदमी जो काम कर रहा है वो अपने रिस्क पे काम कर रहा है। कल को तबीयत खराब होगी तो दुकानदार उसकी हेल्प नहीं करेगा, उसे खुद ही अपनी हेल्प करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे तो मेडिकल बेनिफिट है, यहाँ मेडिकल बेनिफिट नहीं है। तो ये 4 पॉइंट लिखवाए मैंने आपको, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। अब एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तब तो आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं। एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इसके एग्जाम्पल दे दीजिए आप कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब, कोई भी ऐसी जॉब जो MNCs की है, जैसे टाटा ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है, उन सब की नौकरियां जो हैं वो आपकी ऑर्गेनाइज सेक्टर में आती हैं। जबकि ऐसे लोग जो शॉपकीपर्स हैं, रोड साइड वेंडर्स हैं, ऐसे लोग जो दुकान लगाते हैं रोड के किनारे, या ऐसे दुकानदार जिनके पास 3-4 वर्कर रखे हुए हैं, तो वो सब आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आ सकते हैं। तो ये आपका 5वां पॉइंट बन सकता है इसका एग्जाम्पल। तो ये लेक्चर मेरे को लगता है आपको समझ में आया होगा। एक फटाफट फिर से रिकैप देता हूँ आपको कि देखिए, पहले बताया मैंने ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। इसमें हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी 3 सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं अपने सेक्टर को। प्राइमरी को हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं, सेकेंडरी को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, और टर्शरी सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। इसको मैंने एक्सप्लेन किया अच्छी तरीके से, आई होप समझ में आया होगा आपको। इसके अलावा ये ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इसमें हम लोग अपने जो ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इन 2 तरह के इसमें डिवाइड कर सकते हैं। बच्चों एक फैक्ट बताऊंगा आपको, उसके बाद फिर इसको मैं एंड कर रहा हूँ इस लेक्चर को, कि सबसे अधिक लोग जो नौकरी करते हैं हमारे देश के अंदर वो करते हैं प्राइमरी सेक्टर के अंदर, क्योंकि भारत एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। हमारे देश की 70% आबादी खेती करती है, तो इसलिए सबसे अधिक लोग जो जॉब करते हैं वो करते हैं प्राइमरी सेक्टर के अंदर। लेकिन सबसे अधिक जॉब के बावजूद यहाँ पे इतना अधिक पैसा लोगों को नहीं मिलता है। सबसे अधिक इनकम कहाँ मिलती है, वो मिलती है टर्सरी सेक्टर के अंदर। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सबसे अधिक एम्प्लॉयमेंट किस सेक्टर में है, जहाँ पे सबसे अधिक एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलती है तो प्राइमरी सेक्टर है। सबसे अधिक इनकम किस सेक्टर में है तो वो आपका टर्सरी सेक्टर का एग्जाम्पल होगा। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में अच्छी तरह एक्सप्लेन भी करूंगा आपको। तो दोस्तों इसका आप फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं 10 सेकंड दे देता हूँ आपको। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन को पक्का प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप तक अपने आप पहुँच जाए।